गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। अब जो है कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो है आर्टिकल नंबर 32, जिसमें 5 तरह की जो रेट दे रखी है वो हमने बात की थी। उसके बाद एक डाउट पूछा है आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21, तो इसमें यह है कि जो बुक में लिखा हुआ है आप इतना ही पढ़ लो, वही बहुत है। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था ये थोड़ा वास्ट है, इसमें बहुत सी चीजें आती है, बुक में नहीं दी गई है, फिर मैं बता रहा हूँ। तो मैंने वो उस दिन वहां डिस्क्राइब कर दी थी, वो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो है अभी आपको इतना लिमिटेड जो है इतना ही पढ़ना है। इसके अंदर जो है इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आपको जो है क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आपको जीने का अधिकार है एज ए ह्यूमन, जिस तरह से आदमी को जीना चाहिए, खाना पीना चीज मिलनी चाहिए, उसको बराबर मिलती है, नहीं मिलती तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ काम करेगी। और पर्सनल लिबर्टी मतलब कि आपको जो है पर्सनल व्यक्तिगत जो आजादी है वो कौन देता है, आपको फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बस बात खत्म, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, इसके अलावा कोई ध्यान में नहीं रखना। फिर भी मैं आपको पढ़ देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। According to it, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. लॉ के अंदर जो बातें लिखी हुई है, लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज है वो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी डिग्निटी, आपकी लिबर्टी, आपकी पर्सनल वैल्यूज जो है, राइट जो है वो बना रहे। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। By the 44th Constitutional Amendment, this right has been made more effective. Now the right to life and personal liberty cannot be limited even in the duration of state of emergency. ठीक है, इसमें कहा गया है कि 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये कह दिया गया है कि उससे पहले क्या हुआ करता था, अगर इमरजेंसी लग गई है, इमरजेंसी 3 आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो गवर्नमेंट जो है आपको जो है जीने का अधिकार जो है वो थोड़ा कम कर सकती थी। कम कैसे कर सकती थी कि भाई आपको जो है घर में बाउंड कर सकती थी, ठीक है। आपको जो है बहुत से आपके राइट जो है, जैसे कि आप चाह रहे हो भाई जो है हमें ना बाहर घूमे, हम जो है खाना जो है हमें बराबर टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, हमें जो अदर प्लेजर्स जो है, अदर जो चीजें हैं वो भी पूरी मिलनी चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं जो नॉर्मल रूटीन में हमें मिलती है, वो चीजें जो जैसा कि अभी लॉकडाउन में, ठीक है, क्या हो रखा है कि आपको जो है बिल्कुल ही मना करते हैं। आपके घर में जो क्या है वो लाइट रोक दी जा सकती है, आपके घर में जो है पानी रोक दिया जा सकता है, आपके घर में जो है आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, आपको व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, आपको खाना वाना भी जो है लिमिटेड दिया जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से आदमी रिस्ट्रिक्ट हो जाता था। किस कंडीशन में? इमरजेंसी की सिचुएशन में। और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया 44th अमेंडमेंट में कि नहीं, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, कितना ही फॉरेन अटैक वगैरह कुछ भी हो जाए, पर आदमी को जो है अपना जीवन एक डिग्निफाइड फॉर्म में एज ए ह्यूमन जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उसको जो, हाँ, आजादी आप बिल्कुल बाहर वाली बंद कर सकते हो, उसको घर में रहने की, उसको पानी की, लाइट की, खाने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसा कि अभी आपको मिल ही रहा है लॉकडाउन के अंदर। जिन लोगों के पास नहीं है, जो बीपीएल कैटेगरी में है और जो घर में बैठे हैं, उनको राइट टू लाइफ कैसे मिल रहा है? उनको खाना वगैरह मिल रहा है, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है ना। ये चीजें आपको मिल रही है, तो आपको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आपको जानवर की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। बस इतनी सी बात इसके अंदर थी, और कुछ स्पेशल आपको नहीं पढ़ना है। बाकी जो सारी चीजें बताई थी आप चाहो तो बोल सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बस चलिए आगे चलते हैं। फिर है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में, हाँ, उसके बाद में था एप्रिसिएशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट जो है उनमें क्या क्या चीजें अच्छी है, ठीक है। एप्रिसिएशन मतलब कि उसकी प्रशंसा कहाँ कहाँ होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उसके फीचर्स है, कहाँ पे ये अच्छा है, कहाँ पे बुरा है। तो किसी की प्रशंसा करने को कहे या किसी की मैं आपको फीडबैक, एक तरह से ये क्या है, इस टॉपिक का नाम है फीडबैक देना है। किसका फीडबैक देना है आपको? फंडामेंटल राइट्स का। मतलब आपने जो भी राइट्स पढ़े हैं 2-3 क्लासों के अंदर, उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वही चीज है। मूल्यांकन की बात होगी, आपको वैल्यू करनी है किसके अंदर क्या आपको ठीक लगा, क्या ठीक नहीं लगा, वो वाली बात इसका मीनिंग है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर वेरियस प्रोहिबिशन इन द फंडामेंटल राइट that it is said about them that the constitution give them with one hand, takes them
बैक विद अनदर, ठीक है। अब ये बता रहा है कि हमारे अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, जो हमें क्या करता है, राइट्स प्रोवाइड करवा रही है। बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत से राइट प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लस अगर एक कोई आर्टिकल हमें राइट प्रोवाइड करवा रहा है, कुछ आजादी दे रहा है, तो दूसरा आर्टिकल क्या करता है, कहीं ना कहीं बीच में आके उस राइट्स को जो है कम कर देता है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि आपको जो है लिबर्टी है, आर्टिकल 21 अभी आपने पढ़ा, आपको फ्रीडम है क्या करने का, अपना जो लाइफ है वो आपकी जो इच्छा है अपने विल के अकॉर्डिंग लाइफ करने का, जीने का, अपनी इच्छा के अनुसार जीने का। ये तो एक राइट दे रखा है, पर एक दूसरा राइट भी है। वो राइट क्या कहता है कि आपकी फ्रीडम उतनी ही है जितनी क्या हो, किसी दूसरे की परेशानी नहीं बन जाए। आपकी फ्रीडम उतनी ही है, आपकी जो ये फ्रीडम अभी आप बोल रहे हो हमको फ्रीडम है कुछ भी करने की नहीं करने की, ये लिमिटेड है। लिमिटेड कब तक है, जब तक कि आप क्या है अदर्स के मैटर्स में नहीं पड़ रहे हो, या आपके कारण जो है दूसरों को परेशानी हो रही है, तो आपकी फ्रीडम को रोक दिया जाएगा, आपको जो है डिटेन या कि आपको जेल में या पुलिस के पास ले जाया जाएगा, या आपके पास जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा। कैसे कि भाई अगर आप जो है रात के 12 बजे आपको फ्रीडम है, आप जोर से जो है साउंड बजा रहे हो, तो आपके फ्रीडम है, सर्वोच्च है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा है, फंडामेंटल राइट्स है कुछ भी करने का, पर आपकी वजह से जो है जो आपके पड़ोस में, आपकी कॉलोनी में कोई सो रहे हैं, या रात को कोई पढ़ाई कर रहा है, या कोई जो बुजुर्ग है ओल्ड एज में है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनका भी फ्रीडम है ना कुछ ना कुछ। उनकी फ्रीडम क्या है कि रात को जो है चैन से जीने का अधिकार होना चाहिए, चैन से सोने का अधिकार होना चाहिए, चैन से पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी राइट है किसी का, आपका ये राइट है, दूसरे पर्सन का क्या राइट है, सोने का, पढ़ने का, आराम से रिलैक्स होके कुछ टेलीविजन देखने का, जो भी वो रात को करते हैं वो चीज करने का। पर आपकी आजादी से उनकी आजादी में क्या हो रहा है, एक कोलिजन हो रहा है। आपकी आजादी और उनकी आजादी में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो ये क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी आजादी वहां पे लिमिटेड हो जाती है, आपकी आजादी वहां पे लिमिटेड हो जाती है। मतलब आपको एक हाथ तो अधिकार दिया है, दूसरे हाथ से अधिकार फिर से पीछे भी खींच लिया है कि नहीं, आप जो इतने भी फ्री नहीं हो सकते कि आप दूसरों को परेशान करो। मैंने हर आर्टिकल के अंदर आपको बताया है, जैसे धर्म वाले में था, रिलीजन में आपको जिस मंदिर में जाना जाओ, जो करना करो, पर उनके नॉर्म्स मानना, तो आपको फ्रीडम क्या है किसी भी रिलीजन को मानने की। पर दूसरी तरफ आप पे रिस्ट्रिक्शन भी है। वही आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 29, 30, 27 में क्या बोलता है कि नहीं, आपको इतनी भी आजादी नहीं है कि आप दूसरों के गिरजाघर या मस्जिद में जाके जो है नॉनसेंस चीजें करने लग जाओ, या कोई अननेसेसरी प्रोपेगेंडा करने लग जाओ, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स की खासियत या एक मूल्यांकन या एवेल्युएट करे तो क्या होगा, ये एक तरह से पावर देता भी है और दूसरी तरफ से पावर को थोड़ा लिमिटेड भी कर देता है। ये इसकी खासियत है, ये इसकी अच्छाई है। सेकंड पॉइंट लेते हैं सर, एक हाँ सॉरी एक आर्टिकल 27 मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 27 जो है इस शायद बुक में लिखा हुआ नहीं था, जो मैं एडवाइजर पढ़ रहा हूँ, जो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे वाला जो मैंने आपको बताया था, उस दिन जो बताया था वो भी ठीक बताया था, सही था, गलत नहीं था। इसमें ये चीज है कि आपको बाउंड नहीं किया जा सकता, आपको जो है बाउंड मतलब कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि किसी रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए आप जो क्या दो, टैक्स दो। भाई इनकम टैक्स कब देता है आदमी, भाई आपने कोई चीज कमाई तो आप उसका क्या कर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, ठीक है। तो आपको कोई भी रिलीजन, आपका कोई भी धर्म जो है बाउंड आपको पकड़ेगा नहीं कि आओ और जो है इतना अपने रिलीजन के लिए, या हिंदू धर्म के लिए, या मुस्लिम धर्म के लिए, या क्रिश्चियन धर्म के लिए जो है इतना जो है टैक्स पेमेंट करो। टैक्स मतलब कि वो नहीं, रेवेन्यू पेमेंट करो, आप जो है कुछ पैसा दो, आप पे जबरदस्ती नहीं, आप पर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और उस दिन जो बात बताई थी कि आप पे जबरदस्ती नहीं है, आपको मन मर्जी हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है। जो दिया है उसकी अगर आप रिसिप्ट लेते हो, तो आपको इनकम टैक्स में जो है क्या मिलेगा, रिडक्शन, या थोड़ा सा आपको बेनिफिट भी होगा, कोई आपने वहां पेमेंट कर दी इसलिए मेरी जो है वैल्यू कम हुई, इसलिए जो मैं टैक्स भी कम कर रहा हूँ। ये चीज जरूर सही है, पर आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आप जो है किसी रिलीजन के लिए जबरदस्ती पकड़ के जो है दान देना पड़ेगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये आर्टिकल 27 के अंदर एक पॉइंट था, थोड़ा रेक्टिफाई कर लेना। सेकंड, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज जस्टिफाइड, ठीक है, बट देयर सस्पेंशन इन पीस टाइम आल्सो पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इमरजेंसी की कंडीशन अगर लगी हुई है, ठीक है, मान लो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है,
मान ली पाकिस्तान ने जो है आक्रमण कर दिया अपने ऊपर, तो प्रेसिडेंट ने क्या लगा दिया, पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी है, कोई भी जो है घर से बाहर नहीं निकलेगा, घर के अंदर रहेगा, लाइट पानी आपकी बंद की जा सकती है वगैरह वगैरह, सारे नॉर्म्स आप पे कर दिया, एक तरह से माने तो लॉकडाउन हो गया भयंकर तरीके से, ठीक है ना। अब ये हो गया, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अब ये तो चलो बात किसकी है, इमरजेंसी के टाइम की, पर कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट पीस टाइम में, पीस टाइम क्या होता है, अभी जो शांति का माहौल है, कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई, कोई स्पेशलिटी नहीं है कंट्री के अंदर, सब शांत चल रहा है, तभी भी गवर्नमेंट क्या कर देती है, आपको जो है डिटेन कर लेती है, आपको जो है डिटेन मतलब कि किसी काम को करने से रोक देती है, या जेल में या कस्टडी में ले लेती है, जैसा कि आपने पढ़ा था किसके अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मूवीज वगैरह हमने देखा था, गवर्नमेंट क्या है अपनी प्राइवेट या अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए, या कुछ जो मिनिस्टर है वो अपना कुछ निकालने के लिए क्या कर लें, लोगों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो ठीक है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में तो समझ में आता है कि आप जो है चीज कर सकते हो, हमारे राइट्स को लिमिटेड कर सकते हो, पर जब पीस टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप जो है कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी जो है किसी को बिना किसी कारण से उठा के जो है, या किसी ग्रुप को या किसी पर्सन को जो है जेल के अंदर डाल देते हो, तो ये चीज जो है वो गलत है। हमारी आजादी जो है पीस टाइम में कभी भी सस्पेंड, पीस टाइम में हमारी आजादी कभी भी सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो ठीक है, कभी कभी बिना कोई खास रीजन के जो है आपको जबरदस्ती किसी केस में फंसा दिया जाता है, तो ये जो चीज है वो थोड़ी सही नहीं लगती है, वो इस फंडामेंटल राइट्स में इसका कहीं पे भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ। क्लैरिफिकेशन मींस अगर बाद में पता चलता है कि जो है ये तो आम आदमी जो था वो बिल्कुल निर्दोष था, इस पे कोई केस होना नहीं चाहिए था, और इसको पकड़ के ऐसे महीने भर रख लिया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि अगर आपको जबरदस्ती ऐसे ही बिना मतलब के पकड़ के रख दिया और आपको छोड़ भी दिया महीने भर बाद, तो वो 30 दिन का कंपनसेशन कौन देगा, आप जिस टॉर्चर से गुजरे हो, जिस प्रॉब्लम से गुजरे हो, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो ये इसकी एक मूल्यांकन करे, एवेल्यूएट करे, तो ये एक प्रॉब्लम इसकी है। देखते हैं इसमें, especially the provision of preventive detention in general circumstances has always been a matter of fears मतलब कि भयानक या जोरदार क्रिटिसिज्म, ठीक है। और वही बात की मैंने, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो चीज है वो पीस टाइम में नॉर्मल सिचुएशन के अंदर अगर ऐसा चीज हो जाती है, तो ये कभी कभी जो है लोगों के मन में, या लोग जो इसका आंदोलन कर देते हैं, भाई ये हमारे साथ या एक आदमी के साथ गलत कैसे हो गया, इसका जवाब फंडामेंटल राइट जो है कभी कहीं नहीं देता है, तो ये इसमें थोड़ी सी कमी है। Objecting to these provisions, Hari Vishnu Kamath said in the Constituent Assembly, Hari Vishnu Kamath जो है Constituent Assembly जब बन रही थी Constitution, उसमें उन्होंने कहा था, by this provision we are establishing dictatorship rule and police rule, ठीक है। हरि विष्णु कामत जो है जब Constituent Assembly जो कौन सी, जो Constituent बना रही थी, उसमें वो हरि विष्णु कामत जी है, हरि विष्णु कामत जो है खड़े होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सब अपनी राय दे सकते, तो उन्होंने अपनी राय दी कि मुझे ये लग रहा है, पर्सनली इनका कहना था, मुझे ये लग रहा है ये जो चीज है प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली, ये कहीं ना कहीं जाके आगे जो है लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या गवर्नमेंट जो है वो कैसी गवर्नमेंट हो सकती है, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट, टोटलिटेरिज्म जो आपने पढ़ा था, डिक्टेटरशिप जो है, डिक्टेटर जो है वो गवर्नमेंट बन सकती है, मतलब कि आपके पास मेजोरिटी है, आपको जो ठीक लग रहा है आप उसके हिसाब से किए जा रहे हो, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दे रहे हो, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स की आपको कोई परवाह नहीं हो रही है, किसके, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या उन्होंने बोला था कि ये आगे जाके कहीं ना कहीं अगर मेरे को निजी दुश्मनी अपनी निकालनी हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, और है भी ये प्रॉब्लम, अभी अपन ने ऊपर वाले पॉइंट पढ़ा, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आ सकती है, वैसा ही इन्होंने कहा है, ये मुझे लगा। उस वक्त जो है जो भी बात करने वाले थे या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने ये कहा था कि नहीं हम इसका प्रॉपर फीडबैक रखेंगे, और इसका पर कंट्रोल किसका होगा, जुडिशरी का कंट्रोल होगा, जुडिशरी का कंट्रोल होगा, इसके लिए हम रिट्स भी दे रहे हैं। रिट्स के अंदर जो पहली रिट है हेबियस कॉर्पस जो है वो रिट भी दे रखी है, और हम जो है इस पर बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे, ताकि हम ब्रिंग द बॉडी बोलेंगे, अगर कोई ऐसा पकड़ लेता है तो पूरा रखेंगे। उस वक्त तो ये सेटिस्फाइड हो गए थे, पर आज के सिचुएशन में देखिए, आप मूवीज वगैरह में देखते ही हो, वो भी प्रैक्टिकली होता है कि लोग अपनी पर्सनल एनिमिटी निकालने के लिए जो है दुश्मनी ले ही लेते हैं। पुलिस वाले भी पकड़ के अगर 2 दिन आपको अंदर रख दिया, क्या हेबियस कॉर्पस से 2 दिन जूते पड़ गए तो बहुत है, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आ जाती है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। किस मामले में, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला, आप तो किसी को भी किसी के नाम पे भी जो है डाल दोगे अंदर, ठीक है, कि टेररिस्ट आ जाओ, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड
protection from the dictatorship of the legislature. The laws passed by the legislature are valid even if they are against the interest of the citizen. फंडामेंटल राइट्स जो है, इसको समझने के लिए एक बात समझो आप थोड़ी, कि अगर कोई गवर्नमेंट बनी हुई है, मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, गवर्नमेंट बनी हुई है, उसके पास मेजोरिटी मतलब कि 272 सीट से ज्यादा है लोकसभा में, तो इसको पूरा पावर है लेजिस्लेचर के अंदर जो है लॉ बनाने का, लेजिस्लेचर के अंदर जो है लॉ बनाने का इसको पूरा पावर है, ठीक है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो कैबिनेट या जो एपेक्स पोजीशन पे जो भी है, हमारे पीएम हो गए या इनका जो भी काउंसिल हो गई या जो भी कैबिनेट हो गया, पीएम और जो कैबिनेट हो गया, ये अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना सकते हैं, ठीक है। इनको लगा कि जो है ये रूल बनाना चाहिए, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, लेजिस्लेचर में पास करवाते हैं, ठीक है। अब कायदे से, ढंग से देखो, बहुत बारीक है, ढंग से समझना। कायदे से तो क्या होता है कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होता है वो एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, ठीक है। जैसे कि जोधपुर के जो भी है, हमारे जोधपुर के, जयपुर के, अजमेर के, इस तरह से 545 सब, ये सब अपने अपने रीजन से आए हैं, तो इनका मेन मकसद क्या होना चाहिए, गोल इनका क्या होना चाहिए कि मैं जिस रीजन से चुन के इलेक्ट होके आया हूं, मैं वहां की बात ज्यादा से ज्यादा आगे रखूं। इसलिए जिनको भेजा है जनता ने, भाई जनता सारी वहां नहीं जा सकती, इसलिए अपने में से एक को सेलेक्ट करके भेज दिया है कि भाई जाओ और हमारी बात रख देना। अब ये क्या करते हैं, जुड़े हुए किसी पार्टी से, एक्स पार्टी से जुड़े हुए, उस एक्स पार्टी के पास जो है मेजोरिटी है, और मेजोरिटी होने के बाद क्या है, अब इनमें भी क्या होता है, डिसीजन कौन लेता है, एमपी एमएलए, ठीक है। कितना भी डिसीजन ले लेकर चलेंगे तो अपनी पार्टी के साथ है ना, पार्टी के साथ तो धोखा नहीं करेंगे। तो पार्टी के जो एपेक्स वाले हैं, जो पीएम है या कैबिनेट है, 5-10 लोग, उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया और बोला नहीं आप इसको लॉ बना रहे, बस पास करना पड़ेगा, तो ये बेचारा क्या करेगा, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और इसको रहना है, इसको राजनीति करनी है, तो ये क्या करेगा, पार्टी के अपेक्स पोजीशन में जो भी कहा उसका साथ दे देगा और बोलते हैं हाँ आपने जो रूल बनाया वो सही बनाया। तो इसमें क्या हो गया, 5 या 10 जने क्या है, मेजोरिटी होने के कारण पार्टी के बस क्या कर रहे हैं, पूरी कंट्री के लॉज बनाए जा रहे हैं अपने हिसाब से। ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। होना तो एक्चुअली ये चाहिए था, इसको जो है बोलना चाहिए था नहीं भली पार्टी में क्या हूं मैं, आपने जो बनाया वो गलत है, मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूं। और फिर भी जो है इस तरह का मामला अगर हो जाता है, और इसको रोकने वाली हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है कोई भी चीज नहीं दे रखी है, इसको रोकने वाली कोई भी चीज नहीं दे रखी है। सीधा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, वो 2000 और 500 वाले जो नए नोट आए हैं, पुराने 500-1000 वाले बंद हो गए, जो भी था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि फिक्स जो एपेक्स पोजीशन जो भी हमारे एक्स पर्सन है, उनको ये लगा कि भाई जो है कि बिना किसी से पूछे, बिना किसी से, एक्चुअली में होता तो क्या है कि जो पीएम है उनका काम क्या होता है, अपने कैबिनेट मतलब कि जो 10-15 प्रॉपर जो फिक्स मिनिस्टर है, प्लस अपनी काउंसिल मतलब कि जो सारे मेंबर्स है, जैसे कि 70 मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, कैबिनेट में बहुत फिक्स मिनिस्टर होते हैं, प्लस जो भी 272, ये सब इंक्लूडेड 272 मेजॉरिटी इस पार्टी के पास है ना, इनसे भी पूछना चाहिए था। साथ ही साथ हो सकता है तो अपोजिशन से भी पूछते कि भाई जो है भाई कंट्री के अच्छे के लिए, हम जो है कंट्री के अच्छे के लिए तो किया था, तो कंट्री वाले से पूछ लेते कि भाई जो है ये चीज कर रहे हैं, कर दें क्या। तो ये तो होता डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, जब सबसे पूछ के हमने डिसीजन लिया है। तो इनमें कौन सी, ये एक जो है जोधपुर वाले, जयपुर वाले, एक इनमें ये भी तो है, इनके भी भागीदारी होती है, ये भी बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। पर इन्होंने तो बिना किसी से पूछे रातों रात जो डिसीजन ले लिया। अब कितना सही था कितना गलत था उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही बोल रहा हूं कि ये जो डिसीजन मेकिंग था, क्योंकि हमारी कंट्री कौन सी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें पब्लिक जो है वो मिलकर डिसीजन लेती है, पब्लिक मिलकर डिसीजन लेती है। पर ये डिसीजन पब्लिक का कहां हुआ, ये तो एक आदमी का हुआ। तो ये जो चीज है ये फंडामेंटल राइट्स में कहीं नहीं दे रखी है कि भाई जो है लेजिस्लेचर जो है, जो लॉ मेकिंग जो है, इसको अगर गलत बन जाता है तो इसको रोकेगा कौन, ये पार्टी अगर गलत बना रही है लॉ, इसको रोकेगा कौन, क्योंकि इसके पास तो क्या मेजोरिटी, 5 साल तो ये काम करेगी ही करेगी, फिर कुछ भी हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ अगले 5 साल में चुनाव में इलेक्शन मत देना, वोट मत देना, अभी तो ये वर्क करेगी, तो ये 5 साल में तो बहुत से लॉस को चेंज कर देगी। इस चीज को रोकने के लिए क्या मैकेनिज्म बना हुआ है, क्या कोई चीज बनी हुई है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, या फंडामेंटल राइट यहाँ के फेल कर देता है।
ये प्रॉब्लम जरूर यहाँ पे आती है। इस पॉइंट का ये कहना है, जो मैं क्रक्स पॉइंट समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझ लेना चाहिए। एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं लिखना, मैं फिर से बोल रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम्पल समझा रहा हूं वो वहां पे लिख के आ जाते हैं, वो नहीं लिखना है आपको। आपको लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अपना दिमाग स्पेशली नहीं लगाना, नंबर आएंगे 0 अगर इस तरह का एग्जाम्पल लिख दिया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Restriction on fundamental rights has been created with a view to preventing anti-national and anti-social activities, but practically this ban has been used to silence the voice of political opponent। ठीक है, अब जो क्या रखा है कि फंडामेंटल राइट्स में ये व्यवस्था की हुई है वही प्रिवेंटिव डिटेंशन वाली, डिटेंशन सॉरी, या जो नेशन के लिए कुछ लॉज बनाए गए कि नेशन की भलाई के लिए जो है कुछ भी किया जा सकता है। इसके आड़ में मैं कहूं तो इसके पीछे छुप कर जो है आदमी क्या करता है कि जो भी गवर्नमेंट है, अपने अपोजिशन की जो भी पार्टीज होती है, अपोजिशन की जो भी पार्टीज है उनसे बदला भी तो ले लेती है। कैसे ले लेती है? गवर्नमेंट जो है अपनी कोई भी एजेंसी को जो है, जैसे कि इनकम टैक्स ही हो गया, इसको बोल देती है कि जाओ जो अपोजिशन लीडर है ना उसके वहां पे रेड कर दो। अब रेड में क्या मिला क्या नहीं मिला वो सब दूसरी बात है, पर इसको तो परेशानी हुई, ठीक है। मतलब जिन जिन लोगों ने गवर्नमेंट का अपोज किया, मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, अभी जस्ट बात की थी, लॉ बनाया, वो ठीक नहीं था, कुछ लोगों ने इसका क्या अपोज किया। कुछ लोगों ने, जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं, ठीक है, सिविल सोसाइटी जो होती है वो होती है, इन लोगों ने जो है अपना ग्रुप बना के बोला कि नहीं ये जो लॉ बना ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अच्छा मेरे सामने तुमने ऐसे पैर सर उठाया, चलो देखो अभी क्या होता है। इन्होंने क्या कर दिया, इनके सबके जानना पीछे ना सीबीआई लगा दी, सीआईडी लगा दी, टैक्स कांड, ईडी कांड, सबका मामला कर दिया। ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में गड़बड़ कर दी। या जब नई गवर्नमेंट बन के आई, पुरानी गवर्नमेंट में जो लोग थे उनके घर पे छापे पड़वा देते। तो ये पावर का मिसयूज जो है वो किस तरह से सही होगा नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स में इसकी कोई ढंग से नहीं की हुई। अब क्या बोल देते हैं, क्योंकि एंटी नेशनल है या एंटी सोसाइटी, ठीक है। अगर दिल्ली में अगर आ दो तो जेएनयू जो था, जेएनयू यूनिवर्सिटी जो थी उसके अंदर कुछ स्लोगन्स लग गए थे, जो भी हो XYZ स्लोगन्स लग गए थे, ठीक है। उस डिटेल में जाने से आपको पता है, लगाने को मतलब नहीं, ठीक है। अब वो स्लोगन्स जो है, वो स्लोगन्स का प्रूफ क्या था, एक वीडियो या 2-3 वीडियोस, ठीक है। 2-3 वीडियो जो है हमारे व्हाट्सएप वगैरह में या पूरे न्यूज में आ गई कि बोले जेएनयू मतलब जो है स्लोगन्स लग रहे हैं, ठीक है। और कर दिया क्या कि एंटी सोशल लोग हैं, तो वहां जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, एंटी सोसाइटी, एंटी नेशनल, एंटी सोसाइटी है, उनको पकड़ के जेल में डाल दो, और जेएनयू में डाल दिया। हुआ क्या कि जब एफआईआर हुई और जब ये वीडियोस वगैरह, जब सबूत तो देना पड़ेगा ना कोर्ट में, अभी आपने पढ़ा कि कोर्ट में जाओगे तो प्रूफ तो करना पड़ेगा भाई, हाँ कितने दिन आप कस्टडी में रख लोगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह आया तो आप कितने दिन कस्टडी में रख लोगे, जज के पास तो ले जाना पड़ेगा, कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। जब ले जाया गया, चेकिंग हुई तो ये पाया गया कि जो वीडियो थे ना, ये डॉक्टर मतलब कि इनमें जो वॉइस जो है वो ओवरलैप कर दी गई थी, बोला कुछ गया था और बता कुछ दिया, ठीक है। और ये वीडियो स्प्रेड कर दी गई और इन लोगों को बेचारा जो भी थे उनको जो है अननेसेसरी जेल हो गई, ठीक है। फिर जब ये सारी चीज प्रूफ हुई तो कोर्ट ने क्या कहा, इनको आप हाथों हाथ छोड़ दीजिए, और आज भी वो लोग फ्री है, घूम ही रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती पकड़ के अंदर डाला था। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी नेशनल, एंटी सोसाइटी हो तुम करके जो है जेल में हमको फिट कर देती है, ठीक है। बहुत बार होता है ये कि अगर आप सिंपल समझो, अपना एग्जांपल ले लेते हैं, टीचर है और स्टूडेंट है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक स्टूडेंट जो है न्यूसेंस कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, बोलता रहता है, टीचर पढ़ाता है जब भी ना न्यूसेंस करता रहता है, तो टीचर क्या करता है, उसको समझाता है कि भाई मान जा, नहीं मान जा तो क्या बोलता है कि ठीक। एग्जाम हुए, एग्जाम में अब टीचर की बारी उतना ही बस सुनता है, एग्जाम में जो है इसको क्या करते हैं, फेल कर दिया, मार्क्स कम दे दिए, या फेल कर दिया, क्या हो गया, ये नेक्स्ट क्लास में नहीं जा सका। तो कुल मिला के बाद जो है गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब के लिए, अपने को सही साबित करने के लिए लोगों को बोल देती है तुम तो
देश के दुश्मन हो, तुम देश के द्रोही हो, तो बिना कोई प्रूफ के, बिना कोई सफिशिएंट किसी की मेजर्स के जो है उनके बेचारों का फंडामेंटल राइट जो है उसका वायलेशन कर देती है। किस नाम पे? तुम एंटी नेशनल एंटी सोशल हो। वो चीज गलत है और इसकी रेमेडी बात ये चल रही है, इसका उपाय, ये चीज हो जाती है अगर किसी के साथ तो इसका उपाय क्या होना चाहिए? उसको क्या वापस बेनिफिट मिलेंगे क्या? उसको वो 20 दिन 30 दिन 1 महीना जो जेल में गुजारा है या टॉर्चर में गुजारा है वो उसको मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे वापस। तो बेचारे की फंडामेंटल राइट चले गए ना। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल हो जाता है या मिसकंसेप्शन हो जाता है। चलो, बट प्रैक्टिकली दिस बैन हैज बीन यूज्ड टू साइलेंस द वॉइस ऑफ पॉलिटिकल अपोनेंट। अपने पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो अपोनेंट्स होते हैं उनको चुप कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उनको अननेसेसरी जो है ये जेल डाल देती है या एंटी नेशनल एंटी सोशल कर देती है। पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि हमेशा गवर्नमेंट ऐसा करती। कुछ कुछ जगह ऐसा होता है कि वास्तव में लोग जो है बदमाशी होते हैं और जो है एंटी नेशनल होते हैं, ठीक है, जो देश के खिलाफ चीजें कर रहे होते हैं, वो टेररिस्ट हो सकते हैं, नेशनलिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज समझ में आती है और उनको जेल में डालना भी चाहिए। पर उनके पीछे पीछे जो है 10% लोगों के पीछे जो है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बाकियों को भी आप उसी के अंदर डाल देते हो, वो चीज थोड़ी गलत हो जाती है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। Under the fundamental rights in the Indian Constitution, a special provision for scheduled caste, scheduled tribes and minorities has been made, but this provision is being used to create vote bank. इसमें ये बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स में व्यवस्था कर रही है रिजर्वेशन, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। ये तो जो है आपको नॉर्मल जो लाइफ में जो है बराबरी देता है, ये जो है सर्विसेज में आपको रिजर्वेशन देता है, ठीक है, वुमेन्स वगैरह को यहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वुमेन्स वगैरह सबको, ठीक है, इनको रिजर्वेशन वगैरह दे रखा है। ओके, वेल एंड गुड, फंडामेंटल राइट के हिसाब से। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या है? अपना वोट बैंक बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन क्यों अप्लाई किया गया था? वो आपने अमेंडमेंट पढ़ा था, हर 10 साल में जो है अमेंडमेंट होता रहता है और रिजर्वेशन आगे बढ़ता रहता है। अभी जो 104 जो है अभी 25 जनवरी को जो हुआ था, उसमें ये कहा गया एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद आ रहा था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में, उसमें ये क्या कहा था कि अगले 10 साल के लिए, मतलब कि 1960 तक के जो है एससी एसटी को जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 1960 में जो है वापस चेक करेंगे कि ये लोग बराबरी पे आए या नहीं आए, अगर नहीं आए तो उसको बढ़ा दिया जाए। इस तरह से करते करते धीरे 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 2020 आ गया और इनका जो है अपना 104 जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें भी जो है क्या 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 है कि 2020 से अगले 10 साल के लिए जो है एससी एसटी रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है। अभी तक ये लोग बराबर नहीं आए, ठीक है। ये सारी चीज क्यों हो रही? इतना कितना टाइम लग गया कि आज भी ना जो पिछड़े लोग जो थे वो आगे नहीं आ पाए, ठीक है। आप इतने तो ग्रेजुएशन दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, इनको इतनी फैसिलिटीज दे रहे हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा है। इससे क्या होता है? अगर ये बंद कर दे आज अगर कोई गवर्नमेंट बंद कर दे, अगर किसी गवर्नमेंट का वास्तव में जो है अपना मतलब दम है, तो अगर इसको बंद करके बताए फिर पता चलेगा पूरे इंडिया में जो है भयंकर राइट्स दंगे होने स्टार्ट हो जाएंगे। दंगे होंगे, एससी एसटी वाले जो क्या करेंगे, एससी एसटी वाले क्या करेंगे, अगली बार जो चुनाव होंगे इस गवर्नमेंट को, जिस भी गवर्नमेंट ने ये चीज बंद की है उसको वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी, गवर्नमेंट नहीं बनेंगे तो जो पीएम पीएम सीएम जो भी है वो वापस पावर में नहीं आएंगे। पावर में नहीं आएंगे तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे वाले को किसको अच्छा लगता है कि दूसरा पावर में आ जाए, हम पावर में नहीं आए, ठीक है। अगर आप भी अच्छे से बैठे और आपको हटा दें यहाँ से, ऐसा थोड़ी होगा। आप भी सोचो कि मैं हमेशा ही ऊपर ही बैठा रहूं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन और बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ तो कम करने की बात हुई थी, अम्बेडकर जी ने यही कहा था कि आप जो इनको रिजर्वेशन दो बराबर लाके बंद कर देना। पर अम्बेडकर जी की बात को तो उन्होंने पीछे रख दिया और उन्होंने ये बोल दिया, अम्बेडकर जी ने कहा था बस रिजर्वेशन दे दो, इसको बंद तो करना ही नहीं। बंद मत करो, बंद मत करो, आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ ना भैया। आप रिजर्वेशन मत दो, ठीक है, बंद कर दो रिजर्वेशन, ठीक है, रिजर्वेशन, पर उनको फैसिलिटी दे दो ना। उनके लिए अच्छी स्कूल्स बनाओ, उनको अच्छे जो है अरेंजमेंट दो, ठीक है। इसमें दो ना कि भाई आप स्कूल है, आपके लिए स्पेशल स्कूल बनेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत भयंकर फैसिलिटी मिलेगी। एससी एसटी में जो भी है या ओबीसी जो भी है, एमबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूएस सारे सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी है, ठीक है। आपको जो है स्पेशल अरेंजमेंट मिलेंगे। आपको नॉर्मल वाले जो है इस स्कूल में पढ़ते हैं, आपके लिए स्पेशल गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल बनाई गई है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, सभी लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं, और उनको जो है हम आगे बढ़ाएंगे। पढ़ा के उनको नौकरी दे दो। रिजर्वेशन से क्या हो रहा है, एक तो तुम कंट्री को खराब कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि भाई दो लोगों के बीच में जो है एनिमिटी लेके आ रहे हो, ठीक है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन। और ये सब हो क्या रहा है, एक ही चीज के लिए, वोट बैंक के लिए।
अपनी गवर्नमेंट बनी रहे उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हमेशा रिजर्वेशन बढ़ाते थे। ठीक है, पहले कितना था, अभी आपने देखा था एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो करके राजस्थान में गुर्जर्स वगैरह जो है, रायका रेवाड़ी वगैरह, इनको 5% दे दिया रिजर्वेशन। फिर गवर्नमेंट को लगा कि यार बहुत टाइम हो गया, अभी जो एक बहुत बड़ी मुहिम भी चली थी कि क्या होना चाहिए, कि जनरल वाले जो डिमांड कर रहे थे, जनरल वाले डिमांड कर रहे थे कि या तो रिजर्वेशन हटाओ, सबको इक्वलिटी दो, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, या क्या करो जनरल वालों को भी रिजर्वेशन दे दो। जनरल मीन्स जो कि रिजर्व्ड में नहीं आते हैं, जो बाकी 50% में आते हैं वो लोग, उनको भी दे दो। गवर्नर ने बोला कि भाई बंद तो नहीं हो सकता, ये तो आप मान के चलो रिजर्वेशन कभी भी इस कंट्री में बंद तो नहीं होगा, हाँ बढ़ेगा जरूर, बंद कभी नहीं होगा। अब इन्होंने बोला ठीक है, कितना हो रहा है भाई, कि साहब अराउंड 50% तो है ही है, 49% है, मान लो 50% तो है ही है, तो चलो ठीक है, ऐसा करो कि 10% रिजर्वेशन दे दो। किसको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते हैं ना लोग, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के पास जिनकी जिनकी 8 लाख से कम तिनकार हो, 5 हेक्टेयर से कम जमीन वाला जो भी नियम होता है स्टेट में सेंटर में, आपको पता ही ज्यादा। तो क्या ये वाला जो सिस्टम है ना, ईडब्ल्यूएस कर दो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 के अंदर चेंज कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया गया 102 अमेंडमेंट, और इनको जो है 10% रिजर्वेशन दे दिया, तो इनकी भी शांति होगी। हाँ अब शांति होगी, ठीक है। ये भी इससे क्या हुआ कि जो जनरल कास्ट जो थी, जो भी जनरल कास्ट, उनके वोट जो है किसको जाएंगे, जिस गवर्नमेंट ने दिया है, कौन सी गवर्नमेंट है अभी सेंट्रल में, एक्स वाई जेड जो भी है, उसको वोट जाएंगे। तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने रिजर्वेशन को और बढ़ा दी, कहां तो कम करने की बात थी, कहां बढ़ाते जा रहे। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, 100 सीट है, 50 तो पहले ही रिजर्व है, बात ही खत्म करो। SC ST OBC इन्हीं की बात करता हूं, इनके लिए पहले ही रिजर्व है। फिर बचती है 50। इन 50 में से जो जनरल क्या होती है, ओपन कैटेगरी होती है एक्चुअली, बात ही जाए ओपन कैटेगरी। ओपन मतलब ये जो 50 लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिल गया, ये लोग भी इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं, ये लोग भी इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं, और उसमें तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, तो 50% इनकी रिजर्व होगी। अब सीटें कितनी बची? 50 में से आपको पता है तो 33% जो है वुमेन्स के लिए रखना जरूरी है। 33% किसके लिए रखना जरूरी है? वुमेन्स के लिए रखना जरूरी है। तो 50 का अगर हम 30 में निकालो तो आप देख लो अराउंड 30%, 33% और 50, ये आपके 2 अराउंड 1 and 2 16 है, हाफ होता है लगभग, मैं 17 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 50 में से 17 सीटें और निकाल लो तो कितनी बची? 40 और 37 सीट्स बची। अब इन 37 में से एक नया और क्या लेके आ गया, 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस को भी देनी पड़ेगी। 10% किसकी? जो 100 की थी जो भी, तो इसमें से 37 में से जो कितने निकालो? 27। अब ओपन कैटेगरी के लिए कितनी बची है? 27। ओपन कैटेगरी में फिर से बोलो, जनरल वाला कुछ नहीं होता, ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी का मतलब ये है, ये जो 27 सीट्स बची है इस पे सभी लोग कॉम्पीट करेंगे, जिनको रिजर्वेशन मिल गया है वो भी, जिनको नहीं मिला है वो भी कॉम्पीट करेंगे। ठीक है ना, तो इनके तो बेचारों को वैसे सीटें कम है, और रावण और होगी। ठीक है, तो ये बात होगी। तो ईडब्ल्यूएस वाले इसमें चले गए, एसएसटी वाले इसमें चले गए। अब किसी को अगर समझ में नहीं आया और बोले क्या हो रहा है सर, ये आपने क्या फालतू चीज बताई है, फिर से इसका एग्जांपल समझो, क्योंकि पॉलिटी में पढ़ रहे हो तो आपको जो है पता होना चाहिए रिजर्वेशन मिलता कैसे है, क्योंकि आप आगे आगे के आपको भी जो है वो चीज रिजर्वेशन फेस करना है या देना है, जो लेना जो भी। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा आपका। 100 सीट थी RS एग्जाम के लिए, क्योंकि अपने स्टेट में ये सबसे बड़ा एग्जाम होता है। इसमें से क्या हो सकता है कि 50% तो आपको पता है ये रिजर्व है, उसमें से 50% में से जो है आपके 33% निकल गई किसके? वुमेन्स के लिए, और उसमें से 10% और निकल गई किसके लिए? उनके लिए। तो बाकी बची कितनी थी? अभी 27 सीट्स बची थी। ठीक है, इनकी हो गई 50, इनकी कितनी हो रही थी? 16 17 हो रही थी, 70, इनकी 10 मान लो, 100 में से तो 10। ठीक है, तो कितना हो जाता है आपके? 23 हो जाएगा आई थिंक। 50 60 70 77 और 80, 23%, सॉरी 23। अब क्या होता है कि जिस तरह से एग्जाम हुए सब हो गए, रिजल्ट आया, आप मेरी बात फिर से सुनो, रिजल्ट आया तो मेरिट कैसे बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से करते 100 तक। ठीक है, ये
सबसे पहले सीट एलोकेशन किसका होगा? सबसे पहले सीट एलोकेशन होगा ओपन कैटेगरी का, मतलब जो टॉप 23 है, टॉप 23 ये सीट तो आएगी ओपन कैटेगरी में, और बाकी जो है रेस्पेक्टिव जो रिजर्वेशन इतनी है 23, बाकी तो 50% तो SC ST OBC वालों को देनी है, उनकी जो भी कोटा वगैरह जो भी उनके हिसाब से, ठीक है। फिर 33 देनी वुमेन्स को, और फिर 10 देनी उनको जो नए EWS वाले जुड़ गए, ठीक है ना। अब इन 23 में से मान लो पहला जो बच्चा है वो आ जाता है शेड्यूल कास्ट का, दूसरा आ जाता है शेड्यूल ट्राइब का, ये आ जाता है बेचारा जनरल जिसकी कोई कास्ट नहीं, ओपन कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। फिर ये आ जाता है एक OBC वाला बच्चा, फिर आ जाता है जनरल वाला बच्चा, फिर आ जाता है OBC वाला बच्चा, फिर कोई MBC का आ जाता है, फिर कोई EWS का आ जाता है, फिर कोई EWS का आ जाता है, फिर कोई जनरल का आ जाता है। इस तरह से लॉक, मतलब कि जो जनरल में जिन्होंने फॉर्म भरा है जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं, उसकी सीटें कहां रुक जाएगी, मतलब उसकी रैंक कितनी आनी चाहिए, 23 में आनी चाहिए। जो बच्चा जिसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो ओपन कैटेगरी में लड़ाई कर रहा है, सभी इन 23 सीट के लिए लड़ाई कर रहा है, बाकी तो कर नहीं सकते, बाकी फिक्स है, उसकी रैंक कितनी आनी चाहिए RS बनने के लिए, टॉप 23 में वो आना चाहिए। तो कुल मिला के बात क्या है, कौन सेलेक्ट होगा, जनरल कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है, एक ये बच्चा, एक ये बच्चा और एक ये बच्चा। तो टॉप 23 में जो है जितने बीच में गिनती नहीं रखी है, तो जो जनरल के होंगे वही सिलेक्ट होंगे, बाकी ये लोग जो है किसमें माने जाएंगे, SC ST वाले, इनकी इसमें नहीं माने जाएंगे, ये माने जाएंगे ओपन कैटेगरी में, ये माने जाएंगे ओपन कैटेगरी में, ये लोग माने जाएंगे ओपन कैटेगरी में। इन्होंने कोटा नहीं लिया अपना, ये SC ST वाले जो बच्चे इंटेलिजेंट तो होते हैं, ये बच्चे तो इंटेलिजेंट होते ही, जो बच्चे टॉप 23 में आए ना उनका कोटा नहीं लिया, वो तो ओपन में आ गए। कोटा कहां से स्टार्ट होगा, 24th से, कोटा कहां से स्टार्ट होगा, 24th से। उसमें ये देखा जाएगा कि अब जो है SC ST वाले बच्चे, SC वाले बच्चे कितने हैं, जो भी SC वाले बच्चे हैं, कोई 24 पे है, कोई 27 पे है, कोई 30 पे है, बीच में फिर जो जनरल हो उसका कोई मतलब नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसको टॉप 23 में आना चाहिए था, ठीक है। तो गिनेंगे तो SC का कोटा मान लो है आपने 14% है, 14% है, ठीक है। फिर जो SC ST वाला है उसका कितना है, 13% है, OBC का कितना है कि 27% है या 21% है, जो भी है। EWS का कितना है कि 10% है, MBC का कितना है 5% है, जो भी है। तो इसमें से पहले SC वाले जो भी 14 है उनको पकड़ेंगे, फिर ST वाले जो भी 13 है उनको पकड़ेंगे, OBC वाले जितने भी 27 है उनको पकड़ेंगे, और 10 जो EWS वाले उनको पकड़ेंगे। बाकियों की कोई रैंक आ रही है जनरल की, उसमें कोई मायने नहीं रखता, उनकी तो रैंक कितनी आनी चाहिए, ओपन में इतनी चाहिए, 23 है, 23 की आनी चाहिए, बाकी 24th पे आगे अगर किसी जनरल बच्चे की कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये छोटा सा सिंपल प्रोसेस है रिजर्वेशन का, समझ में आया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब एग्जाम दोगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होता है लाइफ में। छोड़ो, टाइम जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। Right against exploitation was made for the protection of the interest of women, children and poor laborers. But due to illiteracy, poverty and unemployment, the exploitation of the people of this category could not be stopped practically. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो बना रखे हैं, किसके लिए, वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, ओल्ड के लिए, एक्सेट्रा सभी के लिए, जेंडर्स वगैरह के लिए, सबके लिए बना रखे हैं। पर जो लोग गरीब हैं, जिन्होंने इलिटरेट है, जब उनको पता ही नहीं है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, तो उनको क्या पता उनके लिए क्या अरेंजमेंट कर रखे, उनके लिए स्कूल खोली हुई है, उनके लिए जो है हाउसिंग फैसिलिटी है, उनके लिए खाने की, राशन की, BPL की सुविधा है, इनको पता ही नहीं। ये तो अपने मजदूरी करते हैं, खुश रहते हैं 150 रुपए में, इनको पता ही नहीं। तो फंडामेंटल राइट जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है रुक जाता है कि इन लोगों को अवेयरनेस नहीं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा राइट, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने से अच्छा है इन लोगों को क्या करे, अवेयर करे, भाई आप लोगों के लिए ये चीजें की गई है, आप जाओ उसमें पढ़ाई करो। पढ़ाई तो करते नहीं, इधर बैठे रहते हैं, इनको इनकी गलती नहीं, गलती किसकी, गवर्नमेंट की, इनको ढंग से अवेयर नहीं किया। तो फंडामेंटल राइट जो इनके लिए बनाए हुए हैं वो जाके क्या हो जाता है, फेल कर जाते हैं। क्यों कि जिनको पता ही नहीं है उनका क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वैसे वैसे देखो रिजर्वेशन की बात करो तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन है, ट्राइब्स क्या होता है, आदिवासी। आदिवासी को तो पता ही नहीं है, उनको रिजर्वेशन भी मिल रखा है। वो आदिवासी, वो ट्राइब जो सिटी में आके रहने लगी, इसके मजदूरी करना आए थे पहले तो, फिर धीरे धीरे वहां बस गए, उनके बच्चे जो भी हुए दो तीन पीढ़ी में, उनको धीरे धीरे पता चला अरे अपन को तो नौकरी वगैरह में आरक्षण मिला हुआ है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत जितना भी इंटेलिजेंस के हिसाब से पढ़ा, उनको रिजर्वेशन से सर्विस मिल गई। तो उसको बंदे को तो पूरा रूटीन चलने लग गया कि भाई हाँ मेरी फैमिली तो आगे बढ़ने लगी,
और जो ट्राइब्स अभी भी गांवों में अभी भी जंगलों में रह रही उनको तो पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन उनके लिए स्टार्ट किया हुआ है। उनको बताएगा कौन? कोई नहीं बताया। इसलिए देखा होगा कि एसटी से सिटी जो रिजर्वेशन कोटा है वो जो फिक्स कुछ कास्ट है जैसे मीना होगी, ठीक है, जैसे कि भील हो गई, इस तरह की जो फिक्स कास्ट है उनके लिए आप देखो कि सभी कोटे की सीटें कौन लेके चलाते हैं? मीना जो लोग होते हैं वो लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, बाकियों को पता ही नहीं है, आदिवासी में बहुत सी कास्ट आती है, बाकियों को पता ही नहीं है, फिक्स 2-3 कास्टों को पता है, बाकी तो अपने दिमाग। हाँ, धीरे धीरे अवेयरनेस आई है, उतनी नहीं आई है भाई। 1950 में आपको रिजर्वेशन दिया था, 2020 में आप उसको और 10 साल के लिए बढ़ा रहे हो, तो क्या इतने साल में आप इन लोगों को अवेयर नहीं कर पाएंगे? ये चीज हो रही है, ठीक है ना। ये जरूरी है, गवर्नमेंट का ये काम है, ये देना नहीं कि रिजर्वेशन बढ़ाते जाना और जो ओपन कैटेगरी में आता है बेचारा जो भी लड़का है उसको तो मिल ही नहीं रहा है कुछ। ये चीज गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का काम होना चाहिए अवेयरनेस। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूँ, जो बुक में लिखा हो। In spite of the judicial security given to the fundamental right, the present judicial system is not able to protect the right of the common citizens because the judicial process is very long, complex and expensive. ठीक है, हाँ, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जुडिशरी में आपको रिट का दे रखा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सब जगह जा सकते हो, पर ये जो पूरा प्रोसेस है जुडिशरी का वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना भयंकर पेचों में फंसा हुआ है। ठीक है, वकीलों की फीस है, जाना रोज पेशी देना, आदमी कमाने जाए या पेशी देने जाए, और इतनी रामायण है इसके अंदर कि आदमी इसके अंदर फंसना ही नहीं चाहता। फंसना ही नहीं चाहता तो क्या होता है, पूरा जो जुडिशरी है उस पर लोगों का विश्वास ही नहीं रही। केस की तारीख पे तारीख वाला डायलॉग आपने सुना होगा, 1 महीने बाद तारीख पड़ रही है, तारीख पड़ रही है, चलते 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 सालों, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं। छोटे किसी केस में आदमी अंदर ही रह जाता है, उसने कोई क्राइम किया ना किया हो, अंदर ही रहना पड़ जाता है। क्यों? कि जुडिशरी के अंदर इतने केसेस पेंडिंग है कि उनकी ढंग से सुनवाई नहीं हो पा रही। आज अगर कोई केस था जिसकी सुनवाई होनी थी, पर लॉकडाउन के कारण क्या हो रखा है, पूरा कोर्ट बंद है। कोर्ट बंद है तो कोर्ट क्या करेगा भाई, आज जैसे मान लो तारीख है 21 की डेट अब कब दे दी, 21 जुलाई को आना भाई, होनी कब थी, अप्रैल में, अब क्या आगे जुलाई, अब जुलाई को फिर उस दिन कोई नहीं आया है, नए केसेस आगे, क्या होता है उसको फिर जो है 3-4 महीने आगे, इस तरह से क्या केस है। और मान लो जैसे 21 अक्टूबर दे दी, उस दिन जो है एक पार्टी का गवाह तो आ गया, दूसरी पार्टी का गवाह आया ही नहीं, बोले सर मेरे आगे भाई मेरे को काम हो गया बहुत जरूरी, डेथ हो गई, लो फिर 4 महीने, इस तरह से केस आगे पेंडिंग चलता रहता है। और जब इतनी फीस दे दे के लोग भी क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर क्या कर जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो जुडिशरी का जो ये चीज है, ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको इजी करने का ट्राई करना चाहिए। In spite of the above criticism, the importance of fundamental rights has not been diminished. Diminished मतलब कि खत्म नहीं हुआ, because the security of a country is more valuable than that of an individual. The violation of fundamental right is only short-lived. ठीक है, इस सब के बाद भी जो है कहीं ना कहीं देखे तो फिर भी जो है फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हमें जो है पढ़ने लिखने का जिस तरह से है, या घूमने का है, लिबर्टी का है, बोलने का है, एक्सप्रेशन का है, हमें कहीं ना कहीं आजादी देता है। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत इसकी चूक हो जाती है, उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। करेगा कौन? हम लोग। ठीक है, कैसे? आप जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हो उसको ढंग से चुनो, आप जो जिस पार्टी को वोट दे रहे हो उसको ढंग से वोट दो। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चले जाते हो तो आप वहां जाके काम करो, ऐसा नहीं कि नौकरी लग गई फ्री होकर बैठ गए। अगर आप टीचर बन जाते हो तो वहां बच्चों को पढ़ाओ, जो शेड्यूल ट्राइब्स वाले हैं उनको पढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाओ, शेड्यूल कास्ट वालों को आगे बढ़ाओ, उनको अवेयर करवाओ। ये ड्यूटी भी हमारी। ये अगर हम नहीं करेंगे और फ्री होकर बैठ जाएंगे तो बेचारा फंडामेंटल राइट्स भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट जो टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तब तक के लिए ओके।